अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम कर रहे थे यूवीएल ट्रैक के लेक्चर्स और उसमें अब हम अगला टॉपिक जो करेंगे वो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। बेसिकली आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज योर पैरासिटिक इन्फेक्शन। लेकिन पैरासिटिक इन्फेक्शन को हमने यूवीएल ट्रैक में इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये इसकी जो ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस होती हैं ना, वो आपके यूवीएल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन वाले सिम्टम्स बहुत ज़्यादा करती है। इस वजह से हम देखेंगे कि किस तरह से ये आपका इन्वॉल्व हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आपका कंजेनिटल इन्फेक्शन आपको पता है कुछ ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसप्लासेंटली ट्रांसफर हो जाते हैं, और उसमें बहुत कॉमन जो इन्फेक्शन है वो टॉर्च इन्फेक्शन है। आपने अक्सर सुना होगा, पीड्स में सुनेंगे, वैसे भी आपने सुना होगा कि टॉर्च इन्फेक्शन जो मदर से फीटस को या बेबी को ट्रांसमिट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बाद में फिर उसकी मैनिफेस्टेशन फीटस या बेबी पे आती हैं, तो उसको हम टॉर्च इन्फेक्शन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें टॉर्च में क्या क्या चीजें होती है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस एंड हर्पीस वायरस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो वायरस है दिस इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस। वेरी वेरी, अगर बच्चा कंजेनिटल लीजन के साथ पैदा होता है तो आप लाजमी तौर पे टॉर्च सीरोलॉजी कराते हैं, यानी कि आप इन सारे के सारे जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस और हर्पीस, इन सब का टेस्ट करते हैं बच्चे का कि इनमें से कोई इन्फेक्शन पॉजिटिव तो नहीं है। सबसे पहला काम आप ये करते हैं। अगर बच्चा कंजेनिटल कैटरेक्ट के साथ है तब भी आप ये काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंजेनिटल टॉर्च इन्फेक्शंस बच्चे की आंखों को लाजमी तौर पर डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्च से आपने याद रखना है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो आपके सिम्टम्स करेगा वो ज्यादातर यूवियाटिस जैसे, यानी रेटिना कोरोइड, रेटिना और रेटिनाइटिस, कोरोइडाइटिस और एंटीरियर यूवियाटिस जैसे सिम्टम्स इसमें आते हैं। अब टॉक्सोप्लाज्मा के बारे में जरा सा मैं आपको बता दूं। टॉक्सोप्लाज्मा आपका वो वाला टाइप ऑफ पैरासाइट है जो आपका सेल्स के अंदर आके, मतलब उसको सेल्स को इन्वेड करता है और फिर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। और जो हमारे पास इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है मेनली वो कैट्स है। ठीक है, कैट्स के अंदर इसका, कैट्स इज द डेफिनेटिव होस्ट, यानी कैट्स के अंदर इसका सेक्सुअल साइकिल चलता है और कैट्स के अंदर इसकी oocyst फॉर्म होती है। फिर कैट्स की फीसेस में ये सिक्रीट हो जाता है। अब जब कैट्स की फीसेस में सिक्रीट होगा तो डेफिनेट वो फीसेस आपके सॉइल को कंटेमिनेट कर सकती है, वाटर को कंटेमिनेट कर सकती हैं एंड वेजिटेबल्स या फिर जो आपकी जितनी भी सब्जियां फल होती हैं उनको भी कंटेमिनेट कर सकती हैं। अच्छा, अब वो किस तरह हमारे अंदर किस तरह सकती है कि हम वो कंटेमिनेटेड वाटर या वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे तो एक तो हमारे पास अंदर वो आ जाएंगे, हमारे अंदर आएंगी तो वो ब्रेटिजोइट फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ब्रेटिजोइट के बाद वो टेकिजोइट में कन्वर्ट होगी, विच इज द एक्टिव फॉर्म जो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। ठीक है, सॉइल में अगर पड़ी हुई है तो एक तरीका ये होता है कि बच्चे जब मट्टी खा लेते हैं तो उसमें बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है। ठीक है, अगर मट्टी में वो फीसेस की वजह से इन्फेक्शन था। और दूसरा, यही वाली सॉइल और इसी जगह पर आपके एनिमल यानी लाइफ स्टॉक भी फिर रहे होते हैं और यहीं पर से वो घास वगैरह चरते हैं। अगर उस दौरान कोई किसी सपोज कोई आपका वो था, काऊ थी या कोई आपकी गोट थी, बकरी वगैरह, उसने वो सॉइल में से खाना खा लिया तो डेफिनेटली वो चीज उसके अंदर चली जाएगी, ज़ाहिर वो इन्फेक्शन आ जाएगा उसके अंदर। जब वो लाइफ स्टॉक के अंदर आ जाएगा तो लाइफ स्टॉक की मीट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उस तरह भी वो हमारे अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कि जहाँ शुरू का कहानी कैट से होती है, कैट के बाद हमारे पास आ जाता है वो इन्फेक्शन और हमारी बॉडी में जो टेकिजोइड फॉर्म है वो उसकी टिश्यू डिस्ट्रक्टिव और जो इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फॉर्म है वो है। ठीक है, जो उसकी ब्रेटिजोइड फॉर्म है ना, वो वाली फॉर्म है ब्रेटिजोइड जो कि रिजाइड करती है, यानी जो सिस्ट फॉर्म में अंदर रहती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर या फिर लाइफ स्टॉक की बॉडी के अंदर जिसने रहना होता है, जो कि इन्फेक्शन नहीं एक्टिवली करी होती है, वो ब्रेटिजोइड होती है। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया, हम इन्फेक्टेड वेजिटेबल से, इन्फेक्टेड वाटर से, सॉइल बच्चों ने खाई, सॉइल एनिमल ने खाई, एनिमल से हमारे पास आ गया। और अगर मदर को इन्फेक्शन हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्यूट एक्टिव इन्फेक्शन था, तो वहां से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ट्रांसप्लासेंटल एंड ट्रांसप्लासेंटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, इसी की बेस पे पहली बात तो ये जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है ना, इसके जो फीचर्स मतलब ओवरऑल बॉडी पे आते हैं, तीन जगहों पर मेन इन्फेक्ट करते हैं। एक तो ये आपके सीएनएस को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करता है, ब्रेन को और जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। ठीक है, और आपका रेटिना भी क्योंकि आपके सीएनएस से एसोसिएटेड है, उसको भी पार्ट ऑफ योर ब्रेन ही कहा जाता है क्योंकि वहां पर इमेज बन रही है, तो इसलिए वो भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आपकी सीएनएस इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, हार्ट के मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है और लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, इसकी में मेन जो होती हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इसको जो क्लिनिकली डिवाइड किया जाता है तीन मेजर टाइप्स में। एक कंजेनिटल, वही जो मदर से आएगा, एक एक्वायर्ड जो मदर से नहीं हुआ लेकिन बाद में जिंदगी में किसी टाइम हुआ, और तीसरा रिकरेंट। रिकरेंट वो है जो कंजेनिटल हुआ था उस वक्त वो सिस्ट फॉर्म में उधर ही रह गया और 30-40 साल की उम्र में अचानक से वो दोबारा से आया, लेकिन वो नया नहीं है,
था वो पहले कई बॉडी में, ठीक है, उसको रिकरेंट कहते हैं। तो बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज है दैट इज कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो मदर से फीटस में आएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर को एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें पेशेंट के जो सिस्टेमिक बच्चे के सिम्टम्स होते हैं ना, वो तो यही कि उसका जाहिर है ये तीनों चीजें इफेक्टेड होंगी, तो उसमें सबसे पहले तो कन्वर्जन्स होंगी, उसको फिट्स पड़ते हैं, हाइड्रोकेफलस होता है, सर बड़ा हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई उसकी इंट्राक्रेनियल कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम चल रही होती है, ठीक है। ये तो होगी उसके सीएनएस रिलेटेड मसले। जो ऑकुलर मैनिफेस्टेशन है जिसमें हमने ज्यादा गौर करना है वो ये है कि आपके पास रेटिनोकोरोडाइटिस हुआ होता है, यानी रेटिना और कोरोइड में एक्टिव इन्फ्लेमेशन। अब वो किस तरह प्रेजेंट करती है ये बात आपने याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अलग से टॉक्सोप्लाज्मोसिस का सिनेरियो एज सच नहीं आता होता, एमसीक्यू में आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये आपसे पूछते हैं, ठीक है। एक्टिव और इनएक्टिव स्टेज जो कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस की, इसमें क्या होता है बेसिकली, एक्टिव स्टेज वो है कि आप बच्चे का फंडोस्कोपी करें, आपको क्या नजर आएगा पीछे ऑप्टिक डिस्क, सॉरी आपको फंडस में आपको ऐसे पूरा एक गोल दायरा सा होता है, उसमें आपको रेटिना नजर आता है, जाहिर है रेटिना में आपको एक जगह पर ऑप्टिक डिस्क नजर आती है, वहां से वेसल्स रेडिएट कर रही होती हैं, ठीक है। मैकुला का पोर्शन होता है इस जगह पे जहां पर डेंस कोन्स होंगी, ये आपको सारा कुछ फंडस में नजर आता है। अब एक्टिव स्टेज वो होती है जिसमें आपका ये टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन ने रेटिना और कोरोइड में इन्फेक्शन यानी इन्फ्लेमेशन की होती है, और इन्फ्लेमेशन जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस में होती है वो ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, ग्रेनुलोमा बन रहा होता है। एंड ग्रेनुलोमा में हमेशा क्या चीज होगी, सेंटर में नेक्रोसिस हो रहा होता है, एक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है, सेल डेथ हो रहा होता है, क्रीमी सा, जहां पर भी एक्टिव नेक्रोसिस होगा वो केजियस नेक्रोसिस होता है, चीजी नेक्रोसिस होता है, क्रीमी टाइप उसकी कंसिस्टेंसी होती है, और उसके आसपास में जाइंट सेल्स और एपिथेलॉइड और ये तरह के सेल्स मिलेंगे, यानी कि साइड पे सेल्स होंगे, सेंटर में क्रीमी अपीयरेंस होगी। तो यही आपका होता है एक्टिव इन्फ्लेमेशन में, एक्टिव नेक्रोटाइजिंग सेंटर जो कि आपका ऐसे क्रीमी सा होगा, उसके आसपास पेशेंट के यू विल फाइंड द थिकेंड टाइप ऑफ सेल्स और थिकेंड बॉर्डर्स, और ये बेसिकली एक सारा अल्सर बनने वाला एरिया होता है, ठीक है। ये आपको मिलेगा इन द फंडस, ये होगा एक्टिव इन्फेक्शन। इनएक्टिव स्टेज वो होती है कि जिसमें ये वाली नेक्रोसिस एक्टिव के बजाय अब इनएक्टिव हो गया और स्कार बन चुका है, तो आपको एक पूरा स्कार सा बना हुआ नजर आएगा इन योर एरिया ऑफ, यही वाला मैकुला में ज्यादातर होता है। और अल्सर जिस तरह होगा ना कि दरमियान में से अंदर की तरफ चला जाता है, साइड पे बॉर्डर्स उसके उभर जाते हैं, जैसे एक अल्सर किसी भी जगह पर बनता है उस तरह का आपको अल्सर बना हुआ नजर आएगा। और अल्सर पे अक्सर पिगमेंट डेपोजिशन भी हुई भी होती है, और पिगमेंट आपका रेटिना का अपना पिगमेंट ही होता है जो डिपॉजिट हो जाता है। तो ये आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको नजर आती है इन कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। बच्चे की ये इस तरह के फीचर्स होंगे, और जो इसके जाहिर सी बात है सिम्टम्स होंगे कि उसको बच्चे में तो हमें नहीं वो बच्चा बता सकता कि उसे नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको सही नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि मैकुला में सारी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो दीज आर द ऑकुलर सिम्टम्स। इसका बाद में हम डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एक दफा एंड में ही करेंगे। अच्छा, जो एक्वायर्ड डिजीज होती है ना, पहले समझा जाता था कि कंजेनिटल ही डिजीज है और सारे के सारे जो बाद में भी इन्फेक्शन होंगे, मतलब अगर 4 साल का बच्चे को भी इन्फेक्शन हुआ तो पहले समझा जाता था कंजेनिटल इन्फेक्शन का ही ये असर है, लेकिन फिर पता चला कि ये इन्फेक्शन बाद में एक्वायर भी कर सकते हैं बच्चे, और इन सारे सोर्स से हो जाता है, जिसमें से सॉइल खाने वाला सोर्स, जो बच्चे मिट्टी खाने की आदत होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होगा, ये भी जब टॉक्सोप्लाज्मा बॉडी के अंदर आएगा तो कुछ आपके सिस्टेमिक फीचर्स करेगा, कुछ ऑकुलर फीचर्स। हम ऑकुलर फीचर्स से वो कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो ऑकुलर फीचर्स आपके सारे यूवियल ट्रैक्ट, रेटिना, विट्रेस, इन्हीं को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके यूवियल ट्रैक्ट में आगे भी इन्फ्लेमेशन आपको नजर आएगी, विट्रेस में भी इन्फ्लेमेशन, रेटिना में भी इन्फ्लेमेशन। तो आपके जो पेशेंट के जो आप देखेंगे तो एंटीरियर यूवियाइटिस के क्या सिम्टम्स थे कि आपको एंडोथेलियम पे केरेटिक प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, आपको सेकेंडरी ग्लोकोमा, सेकेंडरी कैटरेक्ट मिल सकते हैं, एक्वस ह्यूमर में आपको सेल्स मिलेंगे, विट्राइटिस है तो विट्रस ह्यूमर में सेल्स यानी फ्लोटर्स मिलेंगे, रेटिनाइटिस है तो रेटिना में कहीं ना कहीं पर इन्फ्लेमेशन है और इमेज फॉर्मेशन खराब है, ठीक है। तो ये सारे आपके वो चीज़ें होती हैं जो पेशेंट जो आप देखते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा लिखा हुआ है, ये साइंस है और ये सिम्टम्स है। पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लोटर्स के साथ, होगा मुझे विजन में उसको सही नजर नहीं आ रहा, एक तो ब्लड विजन है और साथ विजन में उसको डिफरेंट चीजें महसूस होती हैं, धागे से या फिर नुक्ते से ही उड़ते हुए आते हैं नजर, ठीक है, फ्लोटर्स। तो ये पेशेंट की फीचर्स होती हैं, फिर आपने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट उसको लेके चलना होता है। रिकरेंट इन्फेक्शन अब ये है कि जब कंजेनिटल इन्फेक्शन हुआ था बच्चे को तो उस वक्त पैरासाइट आया और बच्चा पैदा हुआ है तो उसको इनएक्टिव स्टेज का अल्सर बन चुका था, मतलब बच्चे की क्योंकि उसको कंजेनिटल इन्फेक्शन हुआ था ना, तो इस इनसाइड द मदर्स वूम भी उसका एक्टिव स्टेज आई थी पहले, उसको नेक्रोटिक सारा ग्रेनुलोमेटस नेक्रोसिस था, और फिर जब बच्चा पैदा हुआ उस टाइम जब उसकी फंडोस्कोपी की गई तो देखा गया कि इनएक्टिव स्टेज में ये अल्सर बना हुआ है, लेकिन उस वक्त हमने जब टेस्ट वगैरह कराए तो हमें पता चला कि एक्टिव इन्फेक्शन अब नहीं है, ठीक है। जो अल्सर बन गया वो तो बन गया ना, वो तो बन चुका। फिर क्या हुआ कि असल में हुआ ये था कि उस टाइम पे
जो पैरासाइट था उसने अपने आप को सिस्टिक फॉर्म में यानी ब्रेडिजॉइड फॉर्म में कन्वर्ट किया और पेशेंट के अंदर ही वो रह गया, ठीक है, रेटिना में, आई में ही, वो बीच में ही, वो उससे उधर ही उसने स्टे किया। उसके बाद क्या हुआ कि पेशेंट ऑलमोस्ट हुआ 30-40 ईयर्स का जब, तो उस टाइम अचानक से ये कि वो जो ब्रेडिजॉइड सेल्स के अंदर जो रह गया था, क्योंकि हम ह्यूमन सेल्स जो होते हैं ना नॉर्मल, उन्हीं के अंदर ये स्टे करता है, ह्यूमन सेल्स के अंदर जो रह गया था वो अचानक से सेल्स को बर्स्ट करके एक्टिव हुआ और सारा टेकिजॉइड फॉर्म में आया और दोबारा से उसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया। तो उसमें भी पेशेंट के जो सारे सिम्टम्स हैं वो यही आएंगे जो एक्वायर्ड फॉर्म में आते हैं। पेशेंट प्रेजेंट इन्हीं के साथ करेगा कि सडन फ्लोटर्स और ब्लड विजन आई है, और आप देखेंगे तो आपको सेम वही एंटीरियर यूवियाइटिस वाले फीचर्स, केरेटिक प्रेसिपिटेट्स है वो, और आपके एसी में सेल्स हैं, और आपको पेशेंट को थोड़ी बहुत पेन है, साथ रेड आई हो जाती है, वैसे वाइट आई रहती है, यहाँ पर रेड आई नहीं होती कि एंटीरियर यूवियाइटिस से ज़्यादा विट्राइटिस से रेटिनाइटिस चल रहा होता है। फ्लोटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, रेटिना में इन्वॉल्वमेंट है, ब्लड इमेज होगी, स्कोटोमा हो सकता है, पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटिना जो है ना वो ज्यादा इन्वॉल्व होगा, ठीक है, ये वाला यानी मेकेला का एरिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल विजुअल लॉस हो जाता है अगर ठीक ना किया जाए। तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद योर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। डायग्नोसिस में हमने इसकी एंटीबॉडीज भी चेक करनी होती हैं, आईजीजी आईजीएम, उससे हमें पता चल जाता है कि क्या स्टेटस है। आईजीएम एंटीबॉडी का मतलब है कि इन्फेक्शन ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक्यूट इन्फेक्शन में होती है, आईजीजी का मतलब है कि पहले इन्फेक्शन हुआ था और अब वो होके ऑलमोस्ट गुजर चुका है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा अच्छा टेस्ट है वो पीसीआर डीएनए है, मतलब आप डीएनए का पीसीआर कराएंगे तो आपको बिल्कुल से क्लियर कट पता चल जाता है कि इधर टॉक्सोप्लाज्मोसिस है या नहीं, और किस चीज के किधर से पीसीआर लेंगे आप, विट्रस फ्लूइड से भी ले सकते हैं, एक्वस ह्यूमर से भी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करें, ट्रीटमेंट में आपको एक तो स्टीरॉइड्स देने हैं, टॉपिकल भी देंगे, सिस्टेमिक भी दे सकते हैं, और बल्कि दोनों ही देने होते हैं, ठीक है। उसके साथ आपकी इनकी डोजेस भी बुक में लिखी, मैं पूछता तो कोई नहीं लेकिन एक नज़र देखना जरूरी है कि किस डोज में देते हैं। पायरामेथामीन एंड सल्फाडायाजीन, जब आप पायरामेथामीन सल्फाडायाजीन, ये दोनों आपकी वो है ना सल्फोनामाइड्स ग्रुप की ड्रग्स हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं आप प्रेडनिसोलोन के साथ, प्रेडनिसोलोन इज योर स्टीरॉइड, ठीक है। प्रेडनिसोलोन, पायरामेथामीन और सल्फाडायाजीन तीनों मिला के क्लासिक ट्रिपल थेरेपी बनती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखने आपसे वाइवा में पूछते हैं, आपके ऑस्पी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रिपल थेरेपी, इतना सा आ जाता है ऑस्पी में। तो ट्रिपल थेरेपी जो थेरेपी आपकी दी जाती है फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन ऑकुलर इन्फेक्शन, जिसमें आप पायरामेथामीन, सल्फाडायाजीन और प्रेडनिसोलोन को कंबाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिपल थेरेपी, ठीक है जी। ये हो जाती है, आपने याद रखनी है लाजमी तौर पे। जो लोग इनसे या तो इसके साथ रेजिस्टेंट है, इससे उनको ठीक नहीं हो रहा, या फिर उनको पैरामेथामीन सल्फाडायाजीन से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनको हम कोट्रिमोक्साजोल या क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक्स देते हैं, सारी की सारी हैं एंटीबायोटिक, एंटी पैरासिटिक टाइप ड्रग्स ही है, क्लिंडामाइसिन वगैरह तो एंटीबायोटिक्स हैं आपकी, तो हम ये देते हैं ताकि ये पेशेंट का सारा सिलसिला ठीक हो सके। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला हो कि नाज़ में, थैंक यू।